हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य, जिसमें तीसरा टॉपिक आपका क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी भी बोलते हैं। है क्या ये इसमें भ्रूणावस्था के पूर्व होने के पहले ही, अर्थात जो सगर्भता होती है, आपको बताया गया मानव क्या होता है, 270 से 290 दिन का गर्भावस्था होता है, गर्भकाल होता है। उसके पहले ही क्या किया जाए, दाम्पत्य के इच्छा के अनुसार, अर्थात पत्नी की इच्छा के अनुसार चिकित्सीय माध्यम से या चिकित्सा के द्वारा, मेडिकल के द्वारा क्या किया जाए, भ्रूण का समापन करा दिया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। इसको हम कृत्रिम गर्भपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कृत्रिम गर्भपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कृत्रिम गर्भपात के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट, जैसे कि बलात्कार के द्वारा क्या हो, बलात्कार के द्वारा उत्पन्न सगर्भता जो होती है, प्रेगनेंसी जो होती है, उस केस में क्या किया गया है, इसको चिकित्सीय समापन वहां पे करवाया जा सकता है सगर्भता का। या ऐसे कंडीशन हो जहाँ पे क्या हो, माँ को खतरा हो या भ्रूण को खतरा हो, सगर्भता के दौरान क्या हो, माँ को खतरा हो या जो पल रहा है भ्रूण उसको खतरा हो, उस समय भी क्या किया जाता है, इस प्रकार से सगर्भता का समापन करवाया जा सकता है, चिकित्सीय समापन करवाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा, जैसे मान लीजिए जो भ्रूण पल रहा है उसमें क्या हो, कोई व्याधि हो या कोई रोग हो जो क्या हो, क्यूरेबल ना हो, ठीक होने वाला ना हो, उस केस में क्या किया जाता है, तब वहां पे गर्भपात करवाया जा सकता है, कृत्रिम गर्भपात अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी का उस केसेस में करवाया जा सकता है। इसको 1971 में क्या किया गया है, इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा। ठीक है, एमटीपी का दुरुपयोग क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। बहुत से लोग क्या करते थे कि जैसे आपको एमनोसेंटियासिस बताया गया, इसमें क्या होता था, लिंग परीक्षण होता था और साथ ही साथ आनुवांशिक रोगों का भी पता लगाया जाता था। तो बहुत से लोग क्या करते थे कि वहां पे भ्रूण का परीक्षण करवा के, जिनको बेटियां नहीं चाहिए होती थी, वो क्या करते थे, गर्भपात करवा देते थे। तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा 1971 में क्या किया गया, लिंग परीक्षण पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अर्थात वो लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि एमनोसेंटियासिस के द्वारा क्या किया जाता है, लिंग परीक्षण भी किया जाता है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं आनुवांशिक विकार के बारे में भी और लिंग परीक्षण के बारे में भी। तो क्या हुआ, वहां से बहुत से लोग इसका गलत उपयोग करने लगे। जिनको बेटियां नहीं चाहिए होती थी, वो क्या करते थे, लिंग परीक्षण करवा के वहां पे गर्भपात करवा देते थे। तो एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया, सन 1971 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि लिंग परीक्षण को बैन कर दिया गया, अर्थात कोई भी लिंग परीक्षण नहीं करवा सकता है। ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों में आपको बताया गया, लागू किया गया कि विशेष परिस्थितियां जो है उसी में क्या कृत्रिम सगर्भता का समापन करवाया जा सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में जैसे आपको बताया गया कि भ्रूण में क्या हो, कोई ऐसा रोग हो जो क्यूरेबल ना हो उसके लिए, या भ्रूण से माँ को खतरा हो, या भ्रूण को पल रहा भ्रूण में ही कुछ खतरा हो, तो उस समय क्या हो सकता है, उस समय सगर्भता का समापन करवाया जा सकता है चिकित्सीय रूप से। ठीक है, या जहाँ पे क्या हो, गर्भ नियंत्रण जो उपाय है उनका वो फेल हो जाए, वहां पे भी करवाया जा सकता है। तो कुछ केसेस में क्या भारत सरकार के द्वारा छोड़ दी गई, यहाँ पे सगर्भता का समापन करवाया जा सकता है। ठीक है, और जो सगर्भता का समापन करवाया जाता है ये 3 महीने के प्रथम तिमाही के, भ्रूण के प्रथम तिमाही के अंदर करवाया जाता है। प्रथम तिमाही अर्थात पहले 3 महीने में। ठीक है, पहले 3 महीने के अंदर ही क्या किया जाता है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर सगर्भता का चिकित्सीय समापन करवाया गया, उस समय क्या हो सकता है, उस समय माँ को जो माँ होगी उसके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इससे बीमारियां भी हो सकती है, या वो कभी गर्भ धारण भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार के केसेस हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं
उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए क्या हो सकता है, जो प्रथम तिमाही होती है गर्भधारण के बाद, प्रथम तिमाही अर्थात पहले 3 महीनों में ही क्या किया जा सकता है, सगर्भता का समापन करवाया जा सकता है, जो क्या हो, जो से ताकि जो ज्यादा से ज्यादा नुकसानदायक ना हो। ठीक है, लेकिन जो सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या होता है, ये हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको बताया कि कई सारी व्याधियां भी आ सकती है, जो माँ होती है उसमें गर्भधारण की क्षमता खत्म हो सकती है। ठीक है, या और अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए प्रथम तिमाही में क्या होता है, ज्यादा यूजफुल होता है, उसके बाद क्या होता है, ज्यादा कष्टदायक होता है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे क्या करते हैं, गर्भता का चिकित्सीय समापन करवाते हैं, अर्थात कृत्रिम गर्भपात करवाते हैं, जो क्या है, जो कि बहुत हानिकारक भी है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं इनके, उन्हीं से करवाना चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं जो अन्य डॉक्टरों से करवाते हैं उनमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या थी, गर्भता का चिकित्सीय समापन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बंध्यता के बारे में। ठीक है, बंध्यता, बंध्यता है क्या, बंध्यता की पूरे विश्व की अगर बात की जाए, विश्व में क्या है, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं, पत्नी ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, जो बंध है, क्या है, बंध है, अर्थात उनमें संतानोत्पत्ति नहीं होती है। उनमें क्या होती है, संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकता है, जैसे जन्मजात कारण, या कोई रोग हो गया, या औषधि कारण, दवाइयाँ ज्यादा लेने से, या मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, इनमें अनेक कारण हो सकते हैं इसके लिए, बंध्यता के लिए, कि उनमें संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो बंध है दंपति हैं, अर्थात ऐसे पत्नी जिनमें क्या है, संतानोत्पत्ति नहीं होती है, वहां पे क्या किया जाता है, ज्यादातर महिलाओं को दोष दिया जाता है, ज्यादातर क्या किया जाता है, महिलाओं को दोष दिया जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हमेशा दोष महिलाओं का नहीं होता है, इसमें पुरुष में भी क्या हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उस दंपति को संतानोत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, पीछे अनेक रोग हैं जिनके कारण क्या हो सकता है, ये बंध्यता आ सकती है, अर्थात संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसमें से क्या होता है, जिसमें से कुछ रोग ऐसे होते हैं या कुछ विकार ऐसे होते हैं जो सामान्य जो डॉक्टर हैं या बंध्यता डॉक्टर, बंध्यता विशेषज्ञ, उनके द्वारा दूर किया जा सकता है, उनके द्वारा क्या हो सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, इनका इलाज क्या है, संभव नहीं है। अर्थात कुछ दंपति ऐसे हैं जहाँ पे क्या, जिनकी संतानोत्पत्ति सामान्य विकार को दूर करके नहीं किया जा सकता है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या किया जाता है, वहां पे सहायक जनन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वहां तब उनको संतानोत्पत्ति हो सकती है, अर्थात संतान प्राप्त हो सकती है। इसमें क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी में अनेक विधियां हैं। इसमें पहली विधि है पात्रे निषेचन। क्या है, पात्रे निषेचन। ठीक है, पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इन्हीं को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IVF बोलते हैं, IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी के कार्यक्रम के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है। इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये पहली विधि है किसके लिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, अर्थात ऐसे दंपति जो क्या संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, वहां पे ये प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, पहली विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे दंपति जिसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे गर्भधारण नहीं हो रहा है या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, ठीक है, किसी कारण, तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे नर एवं मादा दोनों के युग्म को क्या किया जाता है, वहां से आइसोलेट किया जाता है।
नर से क्या होगा, नर से शुक्राणुओं को लिया जाएगा और मादा से अंडाणु को लिया जाएगा, मादा से अंडाणु को लिया जाएगा। जो पति पत्नी होंगे दोनों के युग्मकों को क्या किया जाएगा, आइसोलेट अर्थात वहां से ले लिया जाएगा। उनको लेने के बाद क्या किया जाएगा, इनको लेबोरेटरी में क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है, तो उसी की स्थिति क्या की जाती है, इनको बाहर प्रदान की जाती है, अर्थात लेबोरेटरी में उसी प्रकार की स्थिति प्रदान की जाती है। और क्या किया जाता है, वहां पे निषेचन करवाया जाता है। क्या किया जाता है, निषेचन करवाया जाता है। कहाँ ये निषेचन क्या हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, किसी पात्र में हो रहा है, किसी पात्र में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पात्र निषेचन। ठीक है, ये क्या होता है, इन विट्रो अर्थात शरीर के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि युग्मक लेने के बाद अंडाणु को मादा से क्या किया जाता है, इस दंपति को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वहां पे क्या होगा, मादा से अंडाणु को लिया जाएगा और पुरुष जो नर होगा वहां से शुक्राणुओं को लिया जाएगा और लेबोरेटरी में उसी कंडीशन में, अर्थात जो डिम्बवाहिनी में जो कंडीशन होती है उसी प्रकार की कंडीशन बना के, उसी प्रकार का माहौल बना के वहां पे निषेचन करवाया जाता है। और निषेचन करवाने के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, युग्मनज बनने के बाद क्या होगा, जब ये क्या होगा, युग्मनज से, जो कि युग्मनज क्या है, द्विगुणित कोश क्या है, एक कोश क्या होती है, तो युग्मनज से लेकर 8 कोश की, जब तक क्या है 8 कोश की संरचना होती है, अर्थात 8 कोश की भ्रूण होता है। अगर 8 कोश की भ्रूण तक क्या होगा, इसको स्थानांतरित करना होगा, फिर से क्या किया जाता है, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मादा के गर्भाशय में। ठीक है, मादा के गर्भाशय या डिम्बवाहिनी में। ठीक है, डिम्बवाहिनी में या गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है उसी महिला के, जहां से अंडाणु को हमने लिया है जिस दंपति से। ठीक है, यदि जो युग्मनज है, युग्मनज जो बनता है अगर भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है, यदि 8 कोशिका के 8 कोश की अवस्था तक है, 8 कोश की अवस्था तक है, या 8 कोश की अवस्था के पहले है, जैसे 4 कोश की है या 2 कोश की है, उस अवस्था तक क्या किया जाता है, इसको डिम्बवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, डिम्बवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, इसको कहते हैं अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, पहला केस क्या हो गया कि जब क्या हो, जब युग्मनज की अवस्था में हो या युग्मनज क्या हो, भ्रूण में परिवर्तित हो, लेकिन 8 कोशिकी तक हो, क्या हो, 8 कोशिकी तक, अर्थात कोशिका की संख्या क्या हो, 8 तक हो, 8 के नीचे भी हो सकती है, 8 तक हो सकती है, तब हम क्या करते हैं, उसको अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण करते हैं। अर्थात तब मादा के डिम्बवाहिनी में उस भ्रूण को क्या करते हैं, 8 कोश की भ्रूण या उसके कम जो भ्रूण है, कम कोशिका वाले भ्रूण है, उसको क्या करते हैं, हम डिम्बवाहिनी में स्थानांतरित करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, और यदि 8 कोशिका से ज्यादा हो गया, 16 हो गया या 32 हो गया, ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, 8 से ज्यादा जब कोशिका हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, गर्भाशय में स्थानांतरण उसका करते हैं, इसको कहते हैं अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पात्र निषेचन में प्रक्रिया क्या हुई कि ऐसे दंपति यहाँ पे क्या संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, मादा से क्या करते हैं, अंडाणु को ले लेते हैं और नर से क्या करते हैं, शुक्राणु को ले लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और लेबोरेटरी में क्या करते हैं, जिस प्रकार का कंडीशन डिम्बवाहिनी में होता है उसी प्रकार की कंडीशन हम क्या करते हैं, वहां पे निषेचन करवाते हैं, लेबोरेटरी में किसी पात्र में करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो 8 कोश के भ्रूण के पहले की अवस्था में अगर है, जो युग्मनज है जो भ्रूण बन रहा है अगर 8 कोश की अवस्था के पहले है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिम्बवाहिनी में स्थानांतरित करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, और यदि क्या हो, 8 कोशिका से ज्यादा हो गया, 8 कोशिका से ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण करते हैं, अर्थात तब उनके हम महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, भ्रूण को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला पात्र निषेचन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है, देखिए
दूसरा, ठीक है। ये तो IVF हो गया। अब दूसरा जो है ये है, इसको कहते हैं जीवे निषेचन, ठीक है। अर्थात इसको भी IVF बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन जीवे निषेचन भी कहते हैं। अर्थात ये क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है सजीव के अंदर हो रहा है, जीव के अंदर हो रहा है, ठीक है। IVF ये उन महिलाओं में किया जाता है या उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिनमें क्या होती है, जिनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है, गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। अर्थात ऐसी महिलाएं जिनमें क्या हो रहा है, निषेचन तो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। उनके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है जिसकी क्या हो रहा है, गर्भधारण वहां पे नहीं हो रहा है, जो भ्रूण बन रहा है क्या रहा है, गर्भाशय में अंतरोपित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उस कंडीशन क्या होता है, जीवे निषेचन वहां पे कार्य, वहां पे सहायक होता है संतान उत्पत्ति में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जीवे निषेचन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस दंपत में क्या हो रहा है, इस प्रकार की समस्या है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वहां पे महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो वहां पे क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है प्राकृतिक रूप से क्या होगा, महिला के शरीर में ही क्या होगा, निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद वहां के भ्रूण को, जो निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मज बनेगा। अंतिम महीने में क्या होता है, युग्मज बनता है और गर्भाशय तक आते आते क्या होता है, वो 16 कोष की अवस्था में आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्भधारण नहीं हो रहा है, अंतारोपण नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बन जाता है या 8 कोष की तक भ्रूण बनता है, उसी अवस्था में क्या करते हैं, भ्रूण को हम निकाल लेते हैं, मादा से क्या करते हैं, भ्रूण को निकाल लेते हैं। इसे मान लीजिए क्या हो, यहाँ पे मादा के शरीर के अंदर क्या होगा, निषेचन तो होगा, निषेचन तो हो रहा है। उस दंपति जो भी दंपति है, पति पत्नी है, उनमें जो मादा है उनके अंदर क्या हो रहा है, निषेचन तो हो रहा है, लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। अर्थात उनके गर्भाशय में क्या है, कोई प्रॉब्लम है या समस्या है, जिससे क्या हो रहा है, भ्रूण का अंतरोपण वहां पे नहीं हो रहा है, गर्भाशय में नहीं हो पा रहे हैं, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, निषेचन तो क्या होगा, मादा के शरीर के अंदर ही होगा, निषेचन क्या होगा, मादा शरीर के अंदर ही होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही भ्रूण बनेगा, हम क्या करते हैं, भ्रूण को क्या करते हैं, मादा से कलेक्ट कर लेते हैं, मादा से आइसोलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको हम दूसरे इच्छुक मादा जो भी दूसरी महिला होगी, जो इच्छुक होगी, उसको क्या करते हैं, उसके गर्भाशय हम क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। और दूसरी महिला जो क्या करती, जो स्वस्थ है, जो गर्भधारण कर सकती है, उस महिला क्या करते हैं, उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। और क्या, साथ में जो इच्छुक होती है, ठीक है, उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। और क्या होता है, उसमें भ्रूण का विकास होता है, दूसरी महिला में भ्रूण का विकास होगा। और ऐसी माँ को हम क्या कहते हैं, जो क्या करती है, जो दूसरे, ये मादा क्या, ये निषेचन तो दूसरी मादा के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन भ्रूण को क्या कर रहे हैं हम, दूसरी मादा के अंतर्गत अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो जो दूसरी मादा होती है, जो क्या करती है, रियल माँ नहीं है, ठीक है, जो रियल माँ नहीं है उसको हम कहते हैं सैरोगेट माँ, सैरोगेट माँ बोलते हैं, ठीक है, सैरोगेट मदर, सैरोगेट माँ बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जीवन निषेचन में यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, निषेचन हो रहा है लेकिन गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो मादा में क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद जैसे भ्रूण बनेगा, भ्रूण को क्या करेंगे हम, आइसोलेट करके जो अन्य इच्छुक मादा होगी जिसमें गर्भधारण की क्षमता होगी, उसमें क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है, उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। और जिस महिला में स्थानांतरित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैरोगेट माँ बोलते हैं, ठीक है, सैरोगेट माँ बोलते हैं। ये क्या होती है, ये ओरिजिनल माँ नहीं होती, ठीक है, ये सहायक माँ होती है, या जो क्या करती है, जो दूसरे के भ्रूण को क्या करती है, कैरी करती है, दूसरे माँ के भ्रूण को कैरी करती है, इसको हम क्या कहते हैं, सैरोगेट माँ बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इस मादा में ही क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। और भ्रूण के विकास पूर्ण होने के बाद क्या होगा, जब प्रसव होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो क्या करेगी, फिर से ये मादा अपने बच्चे को ले लेगी, ठीक है। इस प्रकार से संतानोत्पत्ति इसमें होता है, जीवन निषेचन में। देखिए अगली विधि क्या है, अगली विधि है तीसरी विधि है, ये है
युग्मक फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक का फैलोपियन स्थानांतरण कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, ऐसी महिलाएं जो क्या जिनमें गर्भधारण की क्षमता तो होती है, क्या होती है, इनमें गर्भधारण की क्षमता होगी। ठीक है, गर्भधारण की क्षमता होगी इनमें, लेकिन इनमें क्या होता है, इनके अंडाशयों के द्वारा अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। इनके अंडाशयों के द्वारा क्या होता है, अंडाणु का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अर्थात इनके अंडाशय जो होते हैं क्या होते हैं, वो किसी विकार के द्वारा या किसी भी समस्या के द्वारा क्या होते हैं, वहां पे अंडाणु का निर्माण नहीं होता है इनके अंडाशयों के द्वारा। लेकिन ये क्या करती है, गर्भधारण कर सकती है, निषेचन के लिए क्या उपयुक्त वातावरण दे सकती है। ठीक है, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती है, अर्थात इनमें निषेचन भी हो सकता है और गर्भधारण दोनों हो सकता है। निषेचन और गर्भधारण दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। ऐसी महिलाओं में क्या होता है, जिन महिलाओं में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, उनमें हम क्या करते हैं, युग्मक का फैलोपियन स्थानांतरण करते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, दूसरी अन्य महिला जो इच्छुक होगी उसके अंडाणु को क्या करते हैं, उसके अंडाणु को, जिस महिला में क्या हो रहा है, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, जिस जो दंपति हैं जिनकी महिला में क्या हो रहा है, युग्म अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी अन्य महिला के अंडाणु को लेकर हम क्या करते हैं, उनके फैलोपियन ट्यूब अर्थात डिंब वाहिनी में या अंडवाहिनी में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और वहां पे प्राकृतिक रूप से क्या होता है, निषेचन होता है और वो गर्भधारण करते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें संतानोत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे है क्या, ये ऐसी महिलाओं के लिए कारगर है जिनमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, लेकिन उनमें निषेचन और गर्भधारण की क्षमता होती है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, किसी अन्य महिला के अंडाणु को लेकर उनके फैलोपियन ट्यूब में अर्थात डिंब वाहिनी में वहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां प्राकृतिक रूप से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, चौथा है कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन या इसी को गर्भाशयी वीर्य सेचन भी कहते हैं, गर्भाशयी वीर्य सेचन भी कहते हैं। ठीक है, वीर्य सेचन भी कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन या गर्भाशयी वीर्य सेचन कहते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ दंपति ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो उनमें नर हैं वो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को मादा के वेजाइना या यूटेरस तक नहीं पहुंचा पाते हैं, गर्भाशय तक या उनके यौन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उस कंडीशन क्या होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन होता है। कृत्रिम माध्यम से क्या होता है, उनके नर के शुक्राणुओं को लेकर मादा के गर्भाशय तक या यौन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसको हम कृत्रिम वीर्य सेचन या गर्भाशयी वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये चार विधियां हैं जिसके द्वारा क्या होता है, संतानोत्पत्ति हो सकती है, किसमें, बंध है दंपति में। ठीक है, जिनमें संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है उनमें क्या होता है, ये चार विधियों के द्वारा हो सकता है। ठीक है, और जो जीवे निषेचन होता है या पात्र निषेचन, इसमें ऐसे कंडीशन में भी होता है, जैसे बहुत से नर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है और वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, वो उस दंपति में निषेचन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, पात्र निषेचन काम आता है। ठीक है, वहां पे, और या कृत्रिम वीर्य सेचन में वहां पे काम आता है। जैसे जहाँ पे क्या हो रहा है, जिन नर के वीर्य में क्या है, शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, वो क्या होते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वहां पे क्या होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन काम आता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये चार विधियां थी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संतानोत्पत्ति बंध है दंपति में कर सकते हैं, मतलब कि जो दंपति क्या है, बंध है, उनमें क्या होता है, संतानोत्पत्ति हो सकती है इन विधियों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको बताएगा पात्र निषेचन में जो होता है, पात्र निषेचन क्या होता है कि हम लेबोरेटरी में अंडाणु और शुक्राणु का क्या करते हैं, निषेचन करवाते हैं। ठीक है, दोनों का निषेचन डिंब वाहिनी में जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में करवाते हैं। ठीक है, तो पात्र निषेचन में एक विधि और अपनाई जाती है जिसको हम कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु
निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम इस विधि में अंडाणु कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, शुक्राणु का प्रवेश कराते हैं। अंडाणु कोशिका के अंदर सीधे क्या करते हैं, शुक्राणु का प्रवेश करा देते हैं। इसी को कहते हैं अंतःकोशीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, ये विधि क्या होती है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, उसमें ये विधि काम में आती है। ठीक है, तो ये 4 विधियां मुख्य हैं और बाकी ये विधि क्या है, पात्र निषेचन के अंतर्गत ही आती है, जिसमें क्या किया जाता है, सीधे ही अंडाणु कोशिका में शुक्राणु को निक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुए, पात्र निषेचन और जीव निषेचन, युग्मक का फैलोपियन स्थानांतरण और कृत्रिम वीर्य निषेचन। ठीक है, ये 4 विधियां हैं किसके लिए, वंध्यता को दूर करने के या संतान उत्पत्ति के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि भारत में क्या है, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, उनको भी क्या किया जाता है, गोद लिया जा सकता है। गोद लेने जो दंपति क्या है, संतान विहीन है, जिनकी क्या है संतान नहीं हो, क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को क्या करते हैं, गोद ले सकते हैं। ये क्या है, सरकार से अनुमति भी प्राप्त है कि गोद लेने की प्रथा जो है वो सरकार से अनुमति भी प्राप्त है। तो ऐसे क्या होगा, उनको संतान भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी सहायता मिल जाएगी, वो भी क्या होंगे, उनका देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, होगा, ये एक बढ़िया तरीका भी है एडाप्ट करने का, जो बच्चे को अडाप्ट करते हैं, क्या है, संतान प्राप्ति का एक बढ़िया तरीका भी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा और जिनके पास क्या है संतान नहीं है उनके भी पास संतान हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छे कार्य भी हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का लाभ हो जाएगा। और जैसे कि आप जान रहे हैं, इसमें क्या जो भी विधि बताई है, इनका क्या है, इनका अंतिम लक्ष्य संतान उत्पत्ति ही है, संतान उत्पत्ति है। तो जो अनाथ बच्चे अगर उनको गोद ले लिया जाएगा तो क्या होगा, तब भी उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात संतान की प्राप्ति ही क्या है इनका अंतिम लक्ष्य होता है। तो वहाँ भी लक्ष्य उनका पूरा हो जाएगा और जो अनाथ बच्चे हैं उनकी भी देखभाल हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।